मेरी जो ताकत है, वो मोदी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद तक की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूँ। और इसलिए मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं, तो विश्व हमें सुनता है। क्यों? कि ये बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। और हम संघर्ष के पक्ष के है ही नहीं, हम समन्वय के पक्ष के हैं। न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं, न हम राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चाहते हैं। हम समन्वय चाहने वाले लोग हैं, और उसमें अगर कोई भूमिका हम अदा कर सकते हैं, तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था, लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है, तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो उस अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था, ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे, और वहां की अवाम भी दुखी होगी ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा, जीवन में रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन वो रात ही है, सुबह होना तय होता है। I'd also say I'm fasting right now. It's been almost 2 days, 45 hours. So just water, no food. In honor of this conversation, just to get in the right mindset, get into the spiritual level. I've read that you often fast for many days. Can you explain why you fast and where does your mind go when you fast? पहले तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है कि आपने उपवास रखा, और वो भी उस भूमिका से रखा कि जो जैसे मेरे सम्मान में हो रहा हो। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो दरअसल जीवन शैली है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की बहुत बढ़िया व्याख्या की है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ, पूजा पद्धति का नाम नहीं है, लेकिन ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की पद्धति है। और उसमें हमारे शास्त्रों में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, मनुष्यत्व को किस प्रकार से ऊंचाई पर ले जाना, इन सारे विषयों की एक प्रकार से चर्चा भी है, और उसके लिए कुछ रास्ते भी हैं, कुछ परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। उसमें एक उपवास भी है,
उपवास ही सब कुछ नहीं है। और भारत में कल्चरली कहो, फिलोसॉफिकली कहो, कभी-कभी मैं देखता हूँ कि एक तो डिसिप्लिन के लिए मैं अगर सामान्य भाषा में बात करूँ या जो हिंदुस्तान को जानते नहीं ऐसे दर्शकों के लिए कहूँ तो जीवन को अंतर्बाह्य दोनों प्रकार की डिसिप्लिन के लिए ये बहुत ही उपकारक है। ये जीवन को गढ़ने में भी काम आता है। जब आप उपवास करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे आपने कहा कि आपने 2 दिन से पानी पे रहे हैं। आपकी जितनी इंद्रिय हैं, खास करके सुगंध की हो, स्पर्श की हो, स्वाद की हो, ये इतनी जागरूक हो गई होगी कि आपको पानी की भी स्मेल आती होगी। Mhm. पहले कभी पानी पीते होंगे तो स्मेल अनुभव नहीं किया होगा। कोई चाय भी लेकर के आपके बगल से गुजरता होगा, तो उस चाय की स्मेल आएगी, कॉफ़ी की स्मेल Mhm. आएगी। आप एक छोटा-सा फूल पहले भी देखते होंगे, आज भी देखेंगे। आप उसमें बहुत ही उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। यानी आपकी सारी इंद्रिय जो है, एकदम से बहुत ही सक्रिय हो जाती हैं और उनकी जो कैपेबिलिटी है, चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने की और रिस्पॉन्ड करने की, अनेक गुना बढ़ जाती है और मैं तो इसका अनुभवी हूँ। दूसरा मेरा अनुभव है कि आपके विचार प्रवाह को ये बहुत ही शार्पनेस देते हैं, नयापन देते हैं। आप एकदम से आउट ऑफ बॉक्स मैं नहीं जानता हूँ औरों का उपवास का यही अनुभव होगा, मेरा है। दूसरा ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उपवास मतलब खाना छोड़ देना, खाना न खाना। ये तो हो गया एक फिज़िकल एक्टिविटी। कोई व्यक्ति किसी कठिनाई के कारण उसको कुछ खाना नहीं मिला, पेट में कुछ नहीं गया, अब उसको कैसे उपवास मानेंगे? ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। अब जैसे मैं लंबे समय पर उपवास करता हूँ, तो उपवास के पहले भी मैं 5-7 दिन पूरे बॉडी को इंटरनली क्लीन अप करने के लिए जितने भी आयुर्वेद की प्रैक्टिसेज़ हैं, योगा की प्रैक्टिसेज़ हैं या हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ उनको करता हूँ। फिर मैं कोशिश करता हूँ उपवास एक्चुअली शुरू करने से पहले बहुत पानी पीना। मैंने हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना। तो डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहें, इसके लिए एक प्रकार से मेरा बॉडी रेडी हो जाता है। और फिर जब मैं उपवास करता हूँ, तो मेरे लिए उपवास एक डिवोशन होता है। मेरे लिए उपवास एक डिसिप्लिन होती है और मैं उपवास के समय कितनी ही बाहर की गतिविधि करता हूँ, लेकिन मैं अंतर मन में खोया हुआ रहता हूँ, मेरे भीतर रहता हूँ और वो मेरा एक्सपीरियंस एक बहुत अद्भुत अनुभूति होती है। और ये उपवास मैं कोई किताबों को पढ़ कर के या किसी के उपदेश के कारण या मेरे परिवार में अगर कोई कारणसर उपवास चल रहा है, तो उन चीज़ों से नहीं हुआ है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस था। स्कूल एज में हमारे यहाँ महात्मा गांधी की जो इच्छा थी गौरक्षा की, उसको लेकर के एक आंदोलन चलता था। सरकार कोई कानून नहीं बना रही थी। उस समय पूरे देश में 1 दिन का उपवास करने का सार्वजनिक जगह पे बैठ कर के करने का कार्यक्रम था। हम तो बच्चे थे, अभी-अभी प्राइमरी स्कूल से शायद निकले होंगे। मेरा मन कर गया कि मुझे उसमें बैठना चाहिए और मेरे जीवन का वो पहला अनुभव था। उतनी छोटी आयु में मैं कुछ न मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने की इच्छा हो रही है। मैं जैसे कुछ नई एक चेतना प्राप्त कर रहा था, नई एनर्जी प्राप्त कर रहा था। तो मैं कन्विक्शन मेरा बना कि ये कोई विज्ञान है। इसको ये सिर्फ़ खाना न खाने का झगड़ा नहीं है।
ये उससे कहीं बाहर की चीज़ है। फिर मैंने धीरे-धीरे खुद को कई प्रयोगों से अपने शरीर को, मन को गढ़ने का प्रयास किया। तो कैसे एक लंबी प्रक्रिया से मैं उपवास से निकला हूँ। और दूसरी बात है कि मेरी एक्टिविटी कभी बंद नहीं होती। मैं उतना ही काम करता हूँ, कभी-कभी तो लगता है ज़्यादा करता हूँ। और दूसरा मैंने देखा है कि उपवास के दरमियान मुझे अगर कहीं अपने विचारों को व्यक्त करना है, तो मैं आश्चर्य हो जाता हूँ, ये विचार कहाँ से आते हैं? कैसे निकलते हैं? Yeah. मैं बड़ा अद्भुत अनुभूति करता हूँ। So you still do meetings with world leaders. You still manage the affairs of India. You still carry out your role as a leader on the world stage, all fasted, and sometimes 9 days. ऐसा है कि बड़ा लंबा इतिहास है, शायद सुनने वाले भी थक जाएँगे। एक हमारे यहाँ चातुर्मास की परंपरा है। जब वर्षा ऋतु होती है, तो हम जानते हैं डाइजेशन पावर काफ़ी कम हो जाता है। और वर्षा ऋतु में एक टाइम ही भोजन करना, यानी 24 अवर्स में एक टाइम। और वो मेरा करीब जून मिड से शुरू होता है, तो दिवाली के बाद करीब-करीब नवंबर आ जाता है। करीब 4 महीना, साढ़े 4 महीना, वो मेरी एक परंपरा चलती है, जिसमें मैं 24 आवर में एक बार खाता हूँ। फिर मेरा एक नवरात्रि आता है, जो आमतौर पर भारत में सितंबर-अक्टूबर में होता है। और पूरे देश में उस समय दुर्गा पूजा का उत्सव होता है, शक्ति उपासना का उत्सव होता है। वो एक 9 दिन का होता है। तो उसमें मैं पूरी तरह सिर्फ़ गर्म पानी पीता हूँ। वैसे मैं गर्म पानी तो मेरा रूटीन है, मैं हमेशा ही गर्म पानी पीता हूँ। मेरा पुराना लाइफ़ ऐसा था कि जिसके कारण एक आदत मेरी बनी हुई है। दूसरा एक मार्च-अप्रैल महीने में नवरात्रि आता है, जिसे हमारे यहाँ चैत्री नवरात्रि कहते हैं, जो अभी शायद इस वर्ष 31 मार्च से शुरू हो रहा है। तो वो 9 दिन मैं उपवास करता हूँ, उसमें मैं कोई एक फल एक बार दिन में, यानी 9 दिन के लिए जैसे मान लीजिए मैंने पपैया तय किया, तो फिर 9 दिन तक पपैया सिवाय किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊँगा और सिर्फ़ एक बार लूँगा। तो वैसा एक 9 दिन का मेरा वो रहता है। तो साल भर में इस प्रकार से हमारा जो स सालों से एक परंपरा मेरे जीवन में बन चुकी है। शायद ये मैं कह सकता हूँ 50-55 साल से मैं ये इन चीज़ों को कर रहा हूँ। Has there been times when you met with a world leader and completely fasted? And maybe what do they think about that? What do they think about your ability to do that kind of thing? And you're right. I should mention that from even my 2 days, my ability to be present, my ability to sense everything, sharply focus on this experience is elevated. But yes, is there stories with a world leader that maybe jump to mind when you were fasted? ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होने देता मैं। ये मेरा Yeah, निजी मामला है, तो मैं इसकी कोई पब्लिसिटी वगैरह yeah. ये लोगों को थोड़ा बहुत पता चलने लगा, ये मैं सीएम, पीएम बना उसके बाद ही पता चलने लगा, अदरवाइज़ में ये मेरा प्योरली पर्सनल मामला रहता Mhm. है। लेकिन अब जब पता चल गया है, तो मैं उसको अच्छे ढंग से लोगों को कोई पूछता है तो बताता हूँ, ताकि किसी को उपयोग हो सके। क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है, किसी को भी काम आ सकता है। क्योंकि मेरा तो जीवन ही लोगों के लिए है। जैसे मेरा प्रधानमंत्री बनने के बाद और उस समय राष्ट्रपति ओबामा के साथ मेरा व्हाइट हाउस में बायलैटरल मीटिंग था। अब उन्होंने डिनर भी रखा था। तो तब जाकर के दोनों सरकारों के बीच चर्चा चली और जब ये कहा कि भई डिनर तो ज़रूर कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ खाते नहीं हैं। तो वो बहुत चिंता में थे कि अब ये कैसे उनको इतने बड़े देश के एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, व्हाइट हाउस आ रहे हैं और हमको कैसे खाते जाएँ, उनकी चिंता। जब हम बैठे तो मेरे लिए गर्म पानी आया,
तो मैंने कहा ओबामा जी से बड़ी मज़ाक में कहा कि देखो भाई मेरा डिनर बिल्कुल आ गया है। ऐसा करके मैंने ग्लास उनके सामने रखा। फिर बाद में दोबारा जब मैं गया तो उनको याद था। उन्होंने कहा देखिए पिछली बार तो आप उपवास में थे, इस बार आप उस समय दूसरी बार मैं जगह था लंच था। कहा इस बार उपवास नहीं है तो आपको डबल खाना पड़ेगा। Let's go to the beginning. You rose from humble beginnings to lead the world's largest democracy. So I think there's a lot of people for whom this is truly inspiring. Uh, your family was of very modest means, and you grew up in a one-room house with a mud floor, your whole family living there. Tell me about your childhood. How did those humble beginnings shape your outlook on life? ऐसा है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात में नॉर्थ गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट में वडनगर करके एक छोटा-सा कस्बा है। वैसे वो स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है और वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई। अब ये आज की दुनिया को देखते हैं जब तक मैंने गाँव में रहता था, जिस परिवेश में रहता था, अब मेरे गाँव की कुछ विशेषताएँ रही हैं, जो शायद दुनिया में बहुत ही रेयर होती हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे गाँव के एक सज्जन थे, वो हमें लगातार स्कूलों में बच्चों को कहते कि देखो भाई आप लोग कहीं जाएँ और कहीं पर भी आपको कोई भी नक्काशी वाला पत्थर मिलता है या उस पर कुछ लिखा हुआ पत्थर मिलता है, कार्विंग की हुई कोई चीज़ मिलती है, तो ये स्कूल के इस कोने में इकट्ठा करो। तो मेरा ज़रा उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, समझने लगा तो पता चला कि हमारा गाँव तो बहुत ही पुराना है, ऐतिहासिक है। फिर कभी स्कूल में चर्चा होती थी, तो उसमें से जानकारी मिलने लगी। बाद में शायद चाइना ने एक फ़िल्म बनाई थी और मैं उस फ़िल्म के विषय में कहीं अखबार में पढ़ा था कि चाइनीज़ फिलॉसफर ह्वेन त्सांग वो मेरे गाँव में काफ़ी समय रहे थे। काफ़ी कई सेंचुरीज़ पहले आए थे। तो बौद्ध शिक्षा का वो एक बड़ा केंद्र था। वो तो मैंने उसके विषय में जाना और शायद 1400 में एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। 12वीं सदी का एक विक्टोरी मॉन्यूमेंट, 17वीं सदी का एक मंदिर, 16वीं सदी में 2 बहनें जो संगीत में बहुत बड़ी पारंगत थी, ताना रीरी। यानी इतनी चीजें सामने आने लगी, तो मैं देख रहा था कि फिर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बड़ा एक्सकवेशन का काम शुरू करवाया। तो एक्सकवेशन का काम किया तो ध्यान में आया कि उस समय हजारों बुद्ध भिक्षुओं की शिक्षा का एक सेंटर था और बुद्ध, जैन, हिंदू तीनों परंपराओं का वहां प्रभाव रहा था और हमारे लिए इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं था। हम हर पत्थर बोलता था, हर दीवार कह रही थी कि मैं क्या हूँ। और जब हमने ये एक्सकवेशन करने का काम शुरू किया, तो जो चीज़ें मिली इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक उनको 2800 साल की एविडेंस मिले हैं, जो बिल्कुल ही अखंड रूप से ये शहर अविनाशी रूप में 2800 हैबिटाट रहा, मनुष्य जीवन वहाँ रहा है और 2800 ईयर कैसे उसका डेवलपमेंट उसका पूरे सबूत प्राप्त हुई है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक वहाँ म्यूजियम भी बना है लोगों के लिए
वो खास करके आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बड़ा अध्ययन का क्षेत्र बना है। तो मेरा एक तो मेरा जहाँ जन्म हुआ उसका अपनी एक विशेषता रही है। और मेरा सद्भाग्य देखिए, शायद कुछ चीजें कैसे होता है पता नहीं, काशी मेरी कर्मभूमि बनी। अब काशी भी अविनाशी है। काशी, बनारस, वाराणसी जिसको कहते हैं, वो भी सैकड़ों वर्षों से निरंतर एक जीवंत शहर है। तो शायद कुछ ईश्वर दत्त व्यवस्था होगी कि मैं बड़नगर में पैदा हुआ व्यक्ति काशी में जाकर के आज अपनी कर्मभूमि बना करके माँ गंगा के चरणों में जी रहा है। जब मैं अपने परिवार हमारा था, पिताजी थे, माताजी, हम भाई-बहन, मेरे चाचा-चाची, मेरे दादा-दादी सब लोग बचपन में सब, तो हम छोटे से, शायद ये घर तो ये जगह तो बहुत बड़ी है जहाँ हम बैठे हैं, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, एक छोटा-सा दरवाजा था। वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं पले-बड़े।